जापान के आसमान में 524 लोगों को लेकर उड़ रहा एक विशाल बोइंग 747 अचानक सबसे भयानक हादसे में फंस जाता है। विमान का पूरा पिछला हिस्सा उड़ गया है, सभी हाइड्रोलिक सिस्टम्स फेल हो चुके हैं और अब पायलट्स के पास बस 32 मिनट का वक्त है। क्या वे इस बेकाबू विमान को बचा पाएंगे या फिर ये इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बनने वाली है? ये है जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। 12 अगस्त 1985 की शाम टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर हलचल थी। बौन त्योहार के मौके पर हजारों यात्री अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। जापान की ये परंपरागत छुट्टी परिवार से मिलने और पूर्वजों को याद करने का समय होती है, इसलिए सभी फ्लाइट्स पूरी तरह बुक थी। उसी समय जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 टोक्यो से ओसाका की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। ये सिर्फ 60 मिनट की एक छोटी सी घरेलू उड़ान थी, लेकिन आज ये फ्लाइट खास थी। इस बोइंग 747 SR में पूरे 524 लोग सवार थे, 509 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स। इस विमान को खास तौर पर जापान की छोटी उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें ज्यादा सीटें थी और ये कम ऊंचाई पर उड़ता था। विमान अपने छठे शेड्यूल्ड फ्लाइट की तैयारी में था। दिन भर से ये प्लेन लगातार टोक्यो और दूसरे शहरों के बीच उड़ रहा था, लेकिन इस आखिरी उड़ान में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी दुनिया को हिला देगा। फ्लाइट 123 के कमांडर थे कैप्टन मासामी ताकाहामा, एक बेहद अनुभवी पायलट जिनके पास 12,400 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था। बोइंग 747 में ही उन्होंने करीब 4,850 घंटे उड़ाया था। 49 साल की उम्र में कैप्टन ताकाहामा को एक कुशल और समझदार पायलट माना जाता था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर युताका ससाकी, जो 39 साल के थे और कैप्टन बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। ये उनकी अंतिम ट्रेनिंग फ्लाइट्स में से एक थी। उनके पास कुल 4,000 घंटे का अनुभव था, जिसमें से 2,650 घंटे बोइंग 747 में थे। कॉकपिट में तीसरे सदस्य थे फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकुडा, 46 साल के एक अनुभवी इंजीनियर जिनके पास 9,831 घंटे का अनुभव था। तीनों ही अपने काम में माहिर थे, लेकिन आज उन्हें एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जो बात किसी को नहीं पता थी वो ये थी कि इस विमान के साथ 7 साल पहले गंभीर हादसा हो चुका था। 2 जून 1978 को यही विमान ओसाका में लैंडिंग के दौरान बुरी तरह उछल गया था। पायलट ने गलती से नोज को बहुत ज्यादा ऊपर उठा दिया, जिससे विमान की पूंछ रनवे से जोर से टकरा गई। इस घटना में 25 यात्री घायल हो गए थे और विमान के पिछले हिस्से का प्रेशर बल्कहेड गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। बोइंग की टीम ने मरम्मत की थी, लेकिन जांच में बाद में पता चला कि वो मरम्मत बोइंग के अनुमोदित तरीके के अनुसार नहीं की गई थी। असल में एक बड़ी प्लेट की जगह 2 छोटी प्लेट्स लगाई गई थी और रिविट्स की एक पंक्ति गायब थी। ये गलत मरम्मत धीरे धीरे बल्कहेड को कमजोर कर रही थी। हर उड़ान के साथ केबिन का प्रेशर बढ़ता और घटता था और हर बार ये दबाव उस कमजोर जोर पर असर डालता था। धीरे धीरे वहां पर थकान से दरारें बनने लगी थी। 7 सालों में विमान ने 25,030 घंटे उड़ान भरी थी और 18,835 बार टेक ऑफ और लैंडिंग की थी। हर बार केबिन प्रेशराइज होता और फिर डीप्रेशराइज होता और हर बार वो दरार थोड़ी और बढ़ती जाती थी, लेकिन ये दरार इतनी छुपी हुई थी कि नियमित जांच में कभी नजर नहीं आई। रिविट्स के बीच से होकर ये दरार फैल रही थी और सीलेंट की वजह से दिखाई भी नहीं देती थी। अब 12 अगस्त 1985 की शाम को वो बल्कहेड अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच चुका था। शाम 6:12 पर फ्लाइट 123 ने हनेडा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। सब कुछ सामान्य था। विमान तेजी से ऊंचाई पर चढ़ने लगा। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। विमान 24,000 फीट की ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था। कॉकपिट में सब कुछ शांत था। कैप्टन ताकाहामा रेडियो संभाल रहे थे और फर्स्ट ऑफिसर ससाकी विमान उड़ा रहे थे। विमान की स्पीड थी 300 नॉट्स, यानी करीब 550 किलोमीटर प्रति घंटा। शाम 6:24 पर विमान 23,900 फीट की ऊंचाई पर था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। बैंग! पूरा विमान हिल गया। कॉकपिट में तीनों क्रू मेंबर्स चौंक गए। विमान के पिछले हिस्से से एक भयानक आवाज आई थी। प्रेशर बल्कहेड फट गया था। 7 साल पुरानी वो गलत मरम्मत आखिरकार टूट गई थी और फिर जो हुआ वो कुछ ही सेकंड्स में हुआ। केबिन की हवा बेतहाशा रफ्तार से पीछे की ओर भागी। ये हवा विमान के अनप्रेशराइज्ड हिस्से में घुस गई और वहां इतना दबाव बना दिया कि पूरी टेल सेक्शन ही उड़ गई। वर्टिकल स्टेबलाइजर यानी विमान की खड़ी पूंछ टूटकर अलग हो गई। APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी निकल गया और सबसे खतरनाक बात, सभी 4 हाइड्रोलिक लाइनें कट गई। विमान के कंट्रोल सरफेस काम करना बंद कर दिए। कैप्टन ने तुरंत इमरजेंसी स्क्वॉक 7700 ट्रांसपॉन्डर पर लगा दिया। फ्लाइट इंजीनियर चिल्लाया, हाइड्रोलिक प्रेशर डाउन, एम्बर लाइट ऑन। कैप्टन ताकाहामा ने तुरंत रेडियो पर कहा, टोक्यो JAL 123 इमरजेंसी, परेशानी है, हनेडा वापस जाना चाहते हैं। टोक्यो कंट्रोल ने तुरंत इजाजत दे दी, लेकिन कैप्टन का अगला संदेश और भी चौंकाने वाला था। हाइड्रो सब खत्म हो गया, लेकिन अब अनकंट्रोलेबल है, यानी विमान बेकाबू हो चुका था। केबिन में तबाही का मंजर था।
पिछली गैलरी की छत फट गई थी, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए थे, लोग डर से चिल्ला रहे थे। एक ऑटोमेटेड मैसेज बजने लगा, हम इमरजेंसी में उड़ रहे हैं, कृपया ऑक्सीजन मास्क पहन ले, सीट बेल्ट बांध ले। लेकिन कॉकपिट में एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। विमान बेकाबू होकर ऊपर नीचे झूलने लगा था। ये स्थिति कहलाती है फुगॉइड ऑसिलेशंस। विमान एक लहर की तरह ऊपर नीचे होने लगा था। जब नीचे जाता तो स्पीड बढ़ती और जब ऊपर चढ़ता तो स्पीड घटती। इसके साथ साथ डच रोल भी शुरू हो गया था, यानी विमान बाएं दाएं भी झूल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पत्ता हवा में गिर रहा हो। कैप्टन ताकाहामा और उनकी टीम ने समझ लिया था कि ये कोई सामान्य समस्या नहीं है। सभी कंट्रोल सरफेस, एलरॉन्स, एलिवेटर्स, रडर कुछ भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन इंजन अभी भी चल रहे थे। कैप्टन ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने इंजन के थ्रस्ट से विमान को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की, यानी डिफरेंशियल इंजन थ्रस्ट। बाएं इंजन को ज्यादा पावर देकर दाएं मोड़ा जा सकता था और दाएं इंजन को ज्यादा पावर देकर बाएं मोड़ा जा सकता था। यह तकनीक बेहद मुश्किल थी, लेकिन इस समय यही एकमात्र तरीका बचा था। विमान धीरे धीरे 6600 फीट तक गिर गया। टोक्यो कंट्रोल ने पूछा, क्या आप नागोया डाइवर्ट कर सकते हैं? वो 72 नॉटिकल माइल्स दूर है। लेकिन कैप्टन ताकाहामा ने मना कर दिया, हमें हनेडा चाहिए, वहां 747 के लिए सुविधाएं हैं। लेकिन असल में विमान नियंत्रण में नहीं था। वो ना तो सही से चढ़ पा रहा था, ना उतर पा रहा था। करीब 6:28 पर फ्लाइट इंजीनियर ने कैप्टन से कहा, दरवाजा 5 राइट खुला है, इमरजेंसी डिसेंट की जरूरत हो सकती है, क्या हम ऑक्सीजन मास्क लगाएं? कैप्टन ने कहा, हाँ वही बेहतर होगा। लेकिन यहाँ एक गंभीर गलती हुई। तीनों पायलट्स ने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना। शायद वे इतने व्यस्त थे विमान को कंट्रोल करने में कि भूल गए, या फिर उन्हें नहीं लगा कि जरूरत है। लेकिन 24,000 फीट की ऊंचाई पर हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। कैप्टन और क्रू के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होने लगी। बाद में जांच में पाया गया कि सीवीआर में कई संकेत थे हाइपोक्सिया के। जैसे टोक्यो कंट्रोल ने सवाल पूछा, लेकिन कैप्टन ने जवाब नहीं दिया। या फिर कई बार उन्होंने फ्लाइट इंजीनियर से पूछा, क्या हाइड्रोलिक प्रेशर चला गया, जबकि उन्हें पहले ही बता दिया गया था। विमान अब इजू पेनिनसुला के ऊपर से गुजर रहा था। कैप्टन ने इंजनों की मदद से विमान को किसी तरह स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन यह बेहद मुश्किल था। विमान 13,000 फीट तक चढ़ा और फिर अचानक 7,000 फीट से भी नीचे गिरने लगा। फिर किसी तरह उन्होंने इंजनों को फुल पावर पे लगाया और विमान फिर से ऊपर चढ़ने लगा। 6:41 पर टोक्यो कंट्रोल ने पूछा, क्या आप अब कंट्रोल कर सकते हैं? कैप्टन ताकाहामा का जवाब भारी दिल से आया, अनकंट्रोलेबल यानी बेकाबू है। 22,000 फीट की ऊंचाई पर विमान ने पूरा कंट्रोल खो दिया और ओत्सुकी शहर के ऊपर 2.5 मील की त्रिज्या में गोल घूमने लगा। यात्रियों को लग रहा था जैसे उनकी दुनिया उल्टी हो रही है। केबिन में लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। कुछ यात्री अपने प्रियजनों के लिए आखिरी संदेश लिखने लगे। अब लगभग 32 मिनट हो चुके थे इमरजेंसी के बाद। कैप्टन और उनकी टीम लगातार लड़ रही थी। टोक्यो कंट्रोल ने कहा, योकोटा लैंडिंग अवेलेबल है, अपने इरादे बताएं। योकोटा एक अमेरिकी एयरबेस था जो बहुत नजदीक था, शायद वहां पहुंच सकते थे। लेकिन विमान इतना बेकाबू था कि किसी खास दिशा में जाना नामुमकिन था। अब विमान पहाड़ों की ओर बढ़ रहा था। कैप्टन ने अचानक चिल्लाया, अरे वहां पहाड़ है, दाएं मुड़ो, ऊपर लड़ो। क्रू ने फुल पावर लगाया, लेकिन विमान बेतहाशा ऊपर नीचे उछलने लगा। स्पीड घटकर 108 नॉट्स तक आ गई। ये बहुत खतरनाक था। फ्लाइट इंजीनियर ने पूछा, क्या मैं रेव अप करूं? कैप्टन ने कहा, हाँ रेव अप करो। ओ नहीं, स्टॉल, मैक्सिमम पावर। फ्लाइट इंजीनियर ने चिल्लाकर कहा, मैक्सिमम पावर सेट है। विमान किसी तरह फिर से ऊपर उठा, लेकिन अब वो माउंट ओत्सुताका की ओर बढ़ रहा था। करीब 6:47 पर कैप्टन ने लैंडिंग गियर नीचे करने का फैसला लिया। शायद इससे विमान थोड़ा स्थिर हो जाए। गुरुत्वाकर्षण की मदद से गियर नीचे आ गया, लेकिन इसने विमान की स्पीड और कम कर दी। अब और भी मुश्किल हो गई। 6:50 पर टोक्यो अप्रोच ने कहा, हनेडा से आप 55 माइल्स नॉर्थ वेस्ट पर हैं। हम किसी भी समय आपके अप्रोच के लिए तैयार हैं। योकोटा लैंडिंग भी अवेलेबल है। कैप्टन ने फ्लैप्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की। फ्लैप सेट है? फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया, हाँ फ्लैप 10। नोज अप, नोज अप, नोज अप। फ्लैप होल्ड करो, इतना ज्यादा नीचे मत करो। फ्लैप अप, पावर, पावर, फ्लैप्स। लेकिन विमान अब पहाड़ की ओर तेजी से गिर रहा था। 6:56 पर GPWS अलार्म बजने लगा। सिंक रेट, पुल अप, पुल अप, पुल अप। कैप्टन ताकाहामा ने आखिरी कोशिश की, नोज अप, पावर। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। GPWS लगातार चिल्ला रहा था, पुल अप। और फिर कैप्टन के आखिरी शब्द आए, ये अंत है, कोरेदे ओवारिदा।
शाम 6:56 पर विमान माउंट ओसुताका की पहाड़ी से टकराया। पहले दाएं विंग टिप और नंबर 4 इंजन पेड़ों से टकराया, फिर विमान एक रित से टकराया और एक खाई खोदता हुआ आगे बढ़ा, फिर पलटकर उल्टा हो गया और दूसरी खाई में 500 मीटर तक फिसलता रहा। अंत में एक विशाल विस्फोट हुआ। आग, धुआं और मलबा हर तरफ फैल गया। माउंट ओसुताका की ऊंचाई पर घने जंगल में ये तबाही का मंजर था। 524 में से 520 लोग इस हादसे में मारे गए। ये इतिहास की सबसे बड़ी एकल विमान दुर्घटना थी। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी था। हादसे के बाद अमेरिकी एयरफोर्स के C-130 विमान ने सबसे पहले क्रैश साइट को देखा। ये हादसे के महज 20 मिनट बाद था और अभी दिन का उजाला था। उन्होंने तुरंत लोकेशन की जानकारी जापानी अधिकारियों को दी और योकोटा एयरबेस पर एक इरोकोई हेलीकॉप्टर भी भेजा गया। लेकिन जापानी सरकार ने अमेरिकी मदद को मना कर दिया। रात होने के बाद जापानी सर्फ डिफेंस फोर्सेस का हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर पहुंचा, लेकिन खराब विजिबिलिटी और मुश्किल पहाड़ी इलाके की वजह से वो लैंड नहीं कर सका। पायलट ने हवा से रिपोर्ट की कि कोई भी जीवित नहीं दिखता, इसलिए रात में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं भेजा गया। इसके बजाय JSDF के लोग 39 माइल्स दूर एक अस्थायी गांव में रुके रहे। वे वहां तंबू लगाने, हेलीकॉप्टर लैंडिंग रैंप बनाने में लगे रहे। अगली सुबह तक वे क्रैश साइट नहीं पहुंचे, यानी हादसे के 14 घंटे बाद। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्हें एक चमत्कार मिला। 4 लोग जीवित थे। 26 साल की यूमी ओचियाई, वो ऑफ ड्यूटी फ्लाइट अटेंडेंट, 12 साल की केको कावाकामी, जो पेड़ की शाखा में लटकी हुई मिली, और 34 साल की हिरोको योशिजाकी और उनकी 8 साल की बेटी मिकी को। सभी बुरी तरह घायल थी, लेकिन जीवित थी। चारों विमान के आखिरी 7 रोज में बैठे थे, एकमात्र हिस्सा जो इंटैक्ट रहा था। लेकिन सबसे दिल दहलाने वाली बात यह थी कि मेडिकल स्टाफ ने ऐसी चोटों वाली लाशें पाई जो बताती थी कि बहुत से लोग क्रैश के बाद भी जीवित थे, लेकिन रात भर पहाड़ पर शॉक, ठंड और चोटों की वजह से मर गए। एक डॉक्टर ने कहा, अगर 10 घंटे पहले पहुंच जाते तो हम और सर्वाइवर्स ढूंढ सकते थे। यूमी ने बाद में अपने हॉस्पिटल बेड से बताया, हादसे के बाद मुझे तेज सांसें और कराहने की आवाजें सुनाई दी। मुझे हर तरफ से आवाज आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वे आवाजें कम होती गईं। रात के अंधेरे में, ठंड में, एक एक करके सब शांत हो गए। अगर रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंची होती तो शायद दर्जनों और जिंदगियां बचाई जा सकती थी। हादसे के बाद जो सामने आया वो और भी दर्दनाक था। क्रैश साइट पर रेस्क्यूअर्स को यात्रियों के पर्सनल बिलोंगिंग्स मिले, डायरियां, नोट्स, चिट्ठियां जो लोगों ने अपने आखिरी पलों में लिखे थे। जब जांच शुरू हुई तो इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि 1978 की टेल स्ट्राइक के बाद बोइंग ने जो रिपेयर किया था वो गलत था। एक स्प्लाइस प्लेट की जगह 2 छोटे प्लेट्स यूज किए गए थे, लेकिन रिविट्स की एक पूरी रो मिसिंग थी। इसका मतलब था कि जॉइंट पर लगने वाला लोड एरिया कम हो गया था। जो होना चाहिए था 100%, वो केवल 70% था। 7 सालों में 12,319 प्रेशराइजेशन साइकिल्स के बाद वो जॉइंट थक गया और फटीग क्रैक बन गई। बोइंग ने अपनी गलती स्वीकार की। वे इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे। 32 मिनट तक कैप्टन ताकाहामा और उनकी टीम ने अकल्पनीय साहस दिखाया। उन्होंने हर संभव कोशिश की, बिना किसी फ्लाइट कंट्रोल के, सिर्फ इंजन्स के थ्रस्ट से विमान को कंट्रोल करने की कोशिश। ये एविएशन हिस्ट्री में सबसे कठिन टास्क्स में से एक है। CVR की रिकॉर्डिंग सुनकर इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान रह गए। आखिरी पल तक कैप्टन शांत थे, आखिरी पल तक वे लड़े, आखिरी पल तक उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। 4 सर्वाइवर्स की कहानी एक चमत्कार है, लेकिन साथ ही ये एक दर्दनाक याद दिलाती है कि शायद और लोग बचाए जा सकते थे अगर रेस्क्यू तेजी से हुआ होता। ऐसे ही एक और दिल दहला देने वाली विमान कहानी सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें। लेकिन रुकिए, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।